डेमोक्रिटस का। ठीक है, कनाद क्या बोले कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो कहलाएगा परमाणु, परमाणु का कॉम्बिनेशन से बनेगा अणु। डेमोक्रिटस बोले कि भाई मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो कहलाएगा एटम, और एटम का कॉम्बिनेशन कहलाएगा मॉलिक्यूल। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया ना कि भाई इनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, बस ये तो नाम दे दिए कि भाई सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाएगा और उन छोटे हिस्सों का एक पैकेज मॉलिक्यूल कहलाएगा। बाद में 1808 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने एटम के ऊपर अपनी पहली बार थ्योरी डिस्क्राइब की पूरी दुनिया के सामने। इसके लिए उन्होंने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। ही अपोज दैट ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा कि भाई जितना भी मैटर हम लोगों को दिखाई देता है सारे मैटर छोटे छोटे सिमिलर एंड आइडेंटिकल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और यही आइडेंटिकल पार्टिकल एटम कहलाएंगे। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि एटम जो होता है बेस फीचर्स होता है किसी भी मैटर का, इसलिए हम लोग एटम को फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई उसके बिना तो बनकर तैयार ही नहीं होगा। ठीक है, और फिर एटम को और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। इसी बेस पे उनकी थ्योरी आई एटम के ऊपर, जिसे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। अब इनमें उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज सामने रखी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि मैटर जिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कहलाता है एटम। एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। अगर मैटर या एलिमेंट अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो एटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी अगर दो अलग अलग एलिमेंट है तो उनका मैटर भी एटम भी एक दूसरे से अलग होगा। कभी भी कोई भी सब्सटेंस, प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाने के लिए दो एलिमेंट के एटम को एक फिक्स प्रोपोर्शन में लेने से ही कोई वैल्यूएबल कंपाउंड बनकर तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि अनइवन क्वांटिटी में आप दो एलिमेंट का एटम को उठा लीजिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से हम लोग वाटर बनाते हैं तो फॉर्मूला बनता है H2O। ये बतला रहा है कि हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन के हम एक ही एटम को यूज करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर मान लो कि हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का दो दो एटम ले लें तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा H2O2। तो ये वाटर थोड़ी होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो मेडिकल के फील्ड में यूज किया जाता है। तो उनका ये बात भी बहुत सही था कि भाई अगर दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो उनके एटम को लेंगे, और एटम को लेंगे तो एटम भैया एक फिक्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। फिर उन्होंने एक और थ्योरी दी कि एटम को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एटम को एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट थ्योरी उनका फ्यूचर को डिफाइन करने वाला था। उन्होंने बोला कि देखो यार, कोई भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट एक से दूसरे जगह नहीं जाते। ठीक है, एलिमेंट के एटम एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट के एटम एक्सचेंज होते हैं, तभी जाकर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। विदाउट एक्सचेंज ऑफ एटम कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था। मोर देन 100 years ago, scientists try to imagine what atom might look like by proposing simple method। तकरीबन उसके 100 सालों के बाद साइंटिस्ट ने ये सोचना शुरू किया कि यार ये कैसे पता चलेगा कि एटम देखने में कैसा होता है। बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें लाइट वगैरह को भी यूज किया गया, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन एग्जैक्ट फ़िलहाल तो कुछ नहीं मिल पाया। Until the 19th century, atom were thought to be smallest individual unit of matter। मतलब 19th century में भी यही माना जाता था कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम लोग एटम ही बोलेंगे। However, scientists discovered that certain element emit invisible energy and particle called radiation। बाद में ये बात पता चला कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी पार्टिकल को हम लोग रेडिएशन के नाम से जानेंगे, और जिस फिनोमिनन या जिस प्रोसेस के जरिए सर्टेन एलिमेंट के पास जो एनर्जी आती है रेडिएशन के फॉर्म में, उस प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानेंगे। दिस सो दैट एटम मस्ट बी कंपोज ऑफ ए स्मॉलर पार्टिकल। लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी है या रेडिएशन एनर्जी जब आया
तो ये जरूर पता चल गया ना कि भाई एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। इसलिए ये कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल माना जाता है, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल होते हैं। फाइनली 1897 में जे थॉमसन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, एक गैस से भरे हुए जार में इलेक्ट्रिक पास करने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने प्रेशर काफ़ी लो रखा, लेकिन वोल्टेज को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। वोल्टेज एटलीस्ट उन्होंने 10,000 वोल्ट का कर दिया था। और उस गैस जार में जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसके लिए उन्होंने गैस ट्यूब का यूज किया। उस गैस ट्यूब में दोनों तरफ दो दो रड लगे हुए थे और दोनों रड मेटेलिक रड थे। इन दोनों मेटेलिक रड को उन्होंने इलेक्ट्रोड का नाम दिया, ठीक है। ही ऑब्जर्व रे मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। और जब उन्होंने करंट पास किया, मतलब बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दिया, जब करंट पास किया तो उन्होंने देखा कि एक रे पास कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। और उन्होंने ये भी बताया कि देखो यार, कैथोड जो होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो रे पास कर रहा था वो कैथोड से एनोड की तरफ पास कर रहा था। अब इसको स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रीम्स वगैरह भी जनरेट हो रहे हैं और इसमें निगेटिव पार्टिकल जनरेट होते हैं। क्या हो रहा है? निगेटिव पार्टिकल जनरेट हो रहा है जिनका साइज एटम से भी बहुत छोटा है। तब यहाँ पर पहली बार वर्ड आया सब एटॉमिक पार्टिकल या सब एटॉमिक थ्योरी। और उन्होंने बोला कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं जो एटम से भी छोटे हैं, इनका नाम है भैया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहीं पर जब इलेक्ट्रॉन की पहली बार डिस्कवरी हो गई तो बोला गया कि भैया एटम के जो छोटे पार्टिकल हैं उनका नाम होगा सब एटॉमिक पार्टिकल। It was found that nature of cathode ray was independent of the material of cathode and the gas filled in the cathode ray tube। बोला कि भाई कैथोड रे का जो नेचर होगा, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा कैथोड पे, मतलब कैथोड किस मटेरियल का यूज किया जा रहा है। इट शो दैट इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ऑल एटम। ये भी बताया गया कि चाहे मैटर कोई भी हो, एलिमेंट कोई भी हो, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन तो पक्का रहेगा। चाहे 1 पीस हो, 2 पीस हो, 10 पीस हो, 20 पीस हो, इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली रहेगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने पहली बार बताया -1.602 इंटू 10⁻⁻19 सी मतलब क्या? कुलम्ब। क्या है? सी मतलब कुलम्ब। अब बोलोगे कुलम्ब क्या होता है? ये चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पर तो भाई पहली बार इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। अब देखो इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं, पास कर तभी ना डिस्कवरी हुआ था। हाँ, अब इसमें दिया नहीं है लेकिन हम इसको शॉर्ट में अभी बता दे रहे हैं। प्रोटॉन भी तो इससे नहीं कर रहा था। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जो तुम्हारे बुक में दिया नहीं है। पहली बार में रे कहाँ कैथोड से एनोड की तरफ पास किया, दूसरा बार में रे को एनोड से कैथोड की तरफ पास किया गया, यानी पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ पास किया। तो वहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल बना वो बन गया प्रोटॉन, ठीक है। उस टाइम पास नहीं कर पाया था जब वो इलेक्ट्रॉन इस से ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, तो कहीं नहीं पास करेगा उस टाइम। सर ये प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा होता है ना, वो शुरुआत में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है ना कि ये जो मेरा ट्यूब है इसमें रे कैसे पास कर रहा है। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पास किया तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, अगर एनोड से कैथोड की तरफ रे पास कर गया तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जिसको प्रोटॉन बोला जाएगा, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हो गया, तब जाकर सब एटॉमिक पार्टिकल को कंप्लीट माना गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर एक बात और भी बताया गया कि किसी भी एटम के अंदर, किसी एक इंडिविजुअल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बात बता दिया गया। उसके बाद जे थॉमसन ने एटम के ऊपर अपना फिर एक डिस्कवरी लिया। थॉमसन डिस्कवर्ड टेनी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ही फेस अ पजल, एटम्स आर न्यूट्रल सो वेयर इज पॉजिटिव चार्ज। बाद में उनको ये भी देखने को मिला कि यार कुछ तो न्यूट्रल पार्टिकल भी है तो फिर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे। इसके लिए जे थॉमसन ने क्या किया,
वही एनोड वाला थ्योरी निकाला, जिसमें रे को क्या किया, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे पास करके देखा, तो देखा कि भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को उसने प्रोटॉन का नाम दे दिया। अब यहाँ पर तो भाई एटम एलिमेंट ये क्या बोलते हैं एटम का डिस्कवरी हो गया। उन्होंने एटम का एक फिगर भी बना दिया, बोला कि एटम देखो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उस एटम के स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ हमको मूव करते हुए या फिर अंदर में चारों तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर होगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताया। बाद में थ्योरी आया रदरफोर्ड का, ठीक है, जिनका पूरा नाम था जेम्स रदरफोर्ड था। 1911 में गीजर और मार्स्टन, ठीक है, ये जो थे अर्नस्ट रदरफोर्ड जिनका पूरा नाम था, उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो ये जो गीजर और मार्स्टन जो थे ना, वो एक्चुअली में रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। आगे क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा कि पहली बार रदरफोर्ड जो अपना एक्सपेरिमेंट है ना 1905 में स्टार्ट किए थे, लेकिन किसी रीज़न से वो बीच में अपना एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिए। फिर 1911 में वो अपने 2 स्टूडेंट को बोले कि यार एक एक्सपेरिमेंट है जो हम बहुत दिन से छोड़ दिए हैं, चलो इसको फिर से पूरा करते हैं। तो वही दोनों स्टूडेंट थे गीजर और मार्स्टन। इन्होंने रदरफोर्ड के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। अब इसमें देखो इनके इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने किया क्या था, देखो एक फ्लेम लिया, ठीक है, फ्लेम में क्या किया कि उन्होंने बिस्मथ को रखा। बिस्मथ एक एलिमेंट होता है, कंपोजिशन होता है। जब फ्लेम से उसको हीट सप्लाई किया जाने लगा तो बिस्मथ में से क्या हुआ ना कि कुछ पार्टिकल रिलीज होने लगे। इन पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल कहा गया, ठीक है। अब भाई पार्टिकल रिलीज होने लगे तो भाई पार्टिकल कभी इधर भाग रहे थे, कभी इधर भाग रहे थे, कोई डायरेक्शन का तो माई बाप नहीं था। तो वो क्या किया, वो सोचे कि भाई एक स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल जाए, तो इसके लिए हम लोगों को एक बाउंड्री बनाना होगा। बाउंड्री बनाने के लिए वो क्या किया, लीड का प्लेट ले लिए। क्या किया, लीड प्लेट को लिए, और जहाँ से ये रे पार्टिकल निकल रहे थे दोनों तरफ लीड प्लेट लगाकर ऐसे करके रेक्टेंगुलर वे में, कैसे कैनल होता है वैसे करके रास्ता बना दिए। उससे क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल थे इधर उधर नहीं भाग रहे थे, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन में जाने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ दूर के बाद गोल्ड फॉइल को यूज किया। किसको, गोल्ड फॉइल। अब बोलोगे कि गोल्ड फॉइल क्या होता है। गोल्ड फॉइल का मतलब हो गया सोने का एक पतला सा चादर, समझो जैसे कि वो सिल्वर का रहता है। गोल्ड बोल रहा, सिल्वर थोड़ी, सेम वैसा ही रहता है। अरे सोना सोना, वही। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बाबू। एक बात को याद रखना, लोग बोलते हैं कि दोनों एक जैसा होता है, एकदम गलत बात है। गोल्ड में डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी सिल्वर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको बहुत हाई लेयर तक पीट कर पतला कर सकते हैं। इसलिए वो जो गोल्ड फॉइल लिए थे, थिन लिए थे, एकदम पतला लिए थे। उनसे ये भी पूछा गया कि आप गोल्ड फॉइल को इतना पतला क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि देखो यार, हम जो गोल्ड फॉइल ले रहे हैं उसको पतला करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि जो अल्फा पार्टिकल जाके उससे टकराएगा ना, तो टकराने के बाद इधर उधर वापस नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल उसके एक पार से दूसरे पार चला जाए। सिंपल सा वो एक कहानी बताएं, ठीक है। सब बोले इसका मतलब क्या है, बोले कि 2 मिनट बर्दाश्त करो। अब वो गोल्ड फॉइल से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जाने लगे। ध्यान से बात को समझना। उसके बाद क्या किए, अब ये जो पूरा एग्जामिनेशन हो रहा था उसको देखना भी था कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो वो क्या किया, सामने की स्क्रीन रख दी है जिंक सल्फाइड का, ZnS का एक स्क्रीन रख दी है। और वो एक एक्सपेरिमेंट में ये उनको पता चला कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के एक तरफ से दूसरे तरफ एकदम स्ट्रेट बिना डेविएट हुए, मतलब इधर उधर जाए बिना, जाकर स्क्रीन पर टकरा रहे हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ये देखे। दूसरा वो देखे कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं, मतलब गोल्ड फॉइल के दूसरे तरफ तो जा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करते रहे। और बहुत लो क्वांटिटी के अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फॉइल से टकरा के दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं, पीछे आ जा रहे हैं, वापस रिटर्न बैक हो जा रहे हैं, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। और फाइनली वो बोले कि देखो यार, गोल्ड को यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ना कि गोल्ड जो है उसके मोशन पे इफेक्ट नहीं डालता अल्फा पार्टिकल का। मान लो
वो बोलेगी ठीक है, तुम लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर का यूज, अगर हम सिल्वर का यूज करेंगे ना तो ऐसे चांसेस होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अल्फा पार्टिकल आया, सिल्वर प्लेट पर टकराया और वहीं टूट के ख़त्म हो गया, तो फिर तो मेरा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा। सिर्फ कैसे टूट जाएगा? लाइट बहुत वो था ना। अच्छा हमको एक बात बताओ, एक पतला सा कागज़ का टुकड़ा लो और इधर से टॉर्च मारो तो लाइट ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत, हाँ है? लेकिन एक किताब का आर पार करो, जाएगा? नहीं क्यों? तो थिकनेस, ठीक है। बस यही रीज़न है। तो उसको भी पतला कर सकते हैं इसको, किसको? ये इसका पेपर भी तो पतला हो सकता है बहुत ज़्यादा। हम तुमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो सिल्वर को क्यों नहीं यूज किए, गोल्ड को क्यों यूज किए? अच्छा, क्योंकि गोल्ड का मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी बाकी सिल्वर वगैरह के मुकाबले और ज़्यादा होता है, यही उनका मेन रीजन था। वो किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहते थे कि अल्फा पार्टिकल कहीं जाए और टकरा के बर्बाद हो जाए, वो ये नहीं चाहते थे, नहीं तो फिर तो उनका पूरा थ्योरी बेकार हो जाएगा। इसी एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। थॉमसन मॉडल फेल्ड टू द रिजल्ट ऑफ द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब जे थॉमसन जो थे वो रदरफोर्ड की तरह अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं थे, इसलिए जे थॉमसन का फिर थ्योरी को गलत बोला गया और रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग थ्योरी को काफ़ी अच्छा माना जाने लगा। वही लिखा हुआ है, फॉर द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू द बट रिमेन कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि देखो थॉमसन का थ्योरी क्यों फेल हुआ। वो सीधा बोला कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बस। ना प्रोटॉन के बारे में कुछ बताया, ना फिर बाकी कुछ नहीं बताया कि प्रोटॉन कहाँ गया, न्यूट्रॉन कहाँ गया, ये लोग भी तो थे। इसी वजह से थॉमसन का थ्योरी गलत साबित हो गया। लेकिन रदरफोर्ड पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने ये बोला कि ठीक है एटम स्फेरिकल साइज का होता है, उसके सरफेस पर और अंदर इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं, बट एटम अगर स्फेरिकल है तो उसका जो सेंटर है, सेंटर पे एक छोटा सा सर्कल होगा। क्या होगा? सेंटर पे छोटा सा सर्कल या स्फेयर होगा और उस स्फेयर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल दोनों ही रहेंगे। पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा, और उस सर्कल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम लोग न्यूक्लियॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन। और लास्ट बात उन्होंने ये बताई कि किसी भी एटम का सारा मास, सारा वेट कहाँ पर कंडक्ट होता है? न्यूक्लियस में कंडक्ट होता है, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर घूमेगा, न्यूक्लियस का अंदर नहीं जाएगा कभी, चाहे जो हो जाए अंदर नहीं जाएगा, लेकिन घूमेगा वहीं पर। तो सब पूछा कि वहाँ पर घूमेगा क्यों, तो बोले कि देखो प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्शन करता है, रिपल्सन तो करता नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम भाई न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएं, लेकिन वो जो न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है वो उसको अंदर घुसने नहीं देगा। और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के बाहर नहीं जाएंगे, अपना ऑर्बिट के बाहर नहीं जाएंगे, और ना ही प्रोटॉन बाहर जाएगा, ना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आएगा। इसी थ्योरी को हम लोग न्यूक्लियस में यूज करते हैं। और ओवरऑल क्या है कि इसका मतलब सोचो कि न्यूक्लियस तो ज़्यादा घना हो गया ना, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है? ज़्यादा डेंस होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है। क्या है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। और हम क्या बोले थे? पूरा एटम का मास कौन कंडक्ट करेगा? न्यूक्लियस कंडक्ट करेगा। इसी को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम के नाम से भी जाना जाता है। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि न्यूक्लियस काफ़ी छोटे साइज के होते हैं, ठीक है, जिनका साइज 10⁵ टाइम छोटा होता है। किससे? एटम से। मतलब एटम का जो भी साइज होगा उससे 10⁵ टाइम छोटा होगा। कौन? न्यूक्लियस होगा, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि एक एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर तक हो सकता है और न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर तक हो सकता है। ये छोटा छोटा वो थ्योरी देकर चले गए। लेकिन रदरफोर्ड के थ्योरी में भी कुछ डिमेरिट्स थी। उन्होंने ये तो बोला कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, न्यूक्लियस के बाहर घूमेंगे, लेकिन कैसे घूमेंगे?
फिर उन्होंने नहीं बताया कि मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जहाँ तहाँ घूमने लगेंगे तो उस कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन आपस में जाएगा, एक दूसरे से टकराते टकराते पूरा इलेक्ट्रॉन को बर्बाद कर देगा। और एक समय फिर ऐसा जरूर आएगा कि इलेक्ट्रॉन टकराते कोलाइड करेंगे। टकराने का मतलब क्या होता है? कोलोजन करना। कोलोजन करने की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो गया तो एक समय ऐसा भी आएगा ना कि वो न्यूक्लियस का बाउंड्रियों को तोड़ दे, अब तोड़ के सीधे न्यूक्लियस में घुस जाएं, तो फिर वहाँ पर पूरा एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब रीज़न थे जिसके वजह से रदरफोर्ड का थ्योरी को भी गलत बताया गया। प्रोटॉन के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं। तब जाकर नाम आया नील बोर का, ठीक है। ये लास्ट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सारी थ्योरी को सही साबित की, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। नील बोर ने बोला कि देखो, जो एटम का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर में पुराना बात बिल्कुल सही है। कौन सा पुराना बात? जो रदरफोर्ड बोले कि एटम का जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। वो भी एक छोटा सा सर्कुलर ऑर्बिट होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसको न्यूक्लियस और इनके कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियन कहा जाता है। बोले एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एक नया बात बताया, बोले कि देखो यार, इलेक्ट्रॉन जो है ना जहाँ तहाँ नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। तो किस हिसाब से? तो बोले कि बहुत सिंपल भाषा में अगर समझो तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, हर प्लैनेट अपना एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे। तो सब पूछा कि भाई तब हमको ये बता दीजिए कि अगर मान लीजिए 3 सर्कुलर ऑर्बिट है, कितना? 3। ध्यान से मेरा बात सुनोगे, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 सर्कुलर ऑर्बिट हैं, तो तीसरे नंबर पे जो ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? इसके लिए वो बोले कि इसका फॉर्मूला दे देते हैं 2n²। क्या बोले? 2n²। n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। बोले कि अभी आप लोग बोले कि तीसरे नंबर पे जो ऑर्बिट है, यही ना बोले, हाँ। तो n का जगह कितना रखोगे? 3। 2n² फॉर्मूला यूज करो, उसमें n का जगह 3 रखना, 18 आएगा। कितना आएगा? 18। तो वो बता दिए कि अगर 3 सेल है तो तीसरा नंबर वाला सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो बोला सेल बढ़ा तो बोला अरे यार यही फार्मूला यूज कर लो ना, इसी फार्मूला से तुमको सबका पता चल जाएगा। तो बोले कि यार जब इतना कुछ कर दिए तो सेल का थोड़ा नामकरण भी कर दो। बोला कर देते हैं। जो सबसे अंदर का सेल होगा उसका नाम होगा K, उसके बाद होगा L, उसके बाद होगा M, उसके बाद होगा N एंड सो ऑन। इसी तरीके से पूरा कहानी बढ़ते चले जाएगा। तो इसी वजह से अब ये भी पूछा गया कि भाई आप तो ये बता दिए कि हर ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे पहला ऑर्बिट में 2 रहेगा, दूसरे में 8 रहेगा, तीसरे में 18 रहेगा, चौथे में 32 रहेगा। कितना रहेगा? 32। अब बोलोगे कहाँ से आया? हम नंबर क्या बोले? 4। हाँ। तो 2 × n², n की जगह 4 रखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 8, 16। 16 × 2 कितना होगा? 32। यानी चौथे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। तो फिर यहाँ पर उनसे ये भी सवाल किया गया कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट को छोड़कर दूसरा ऑर्बिट में चला जाए। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो बोला क्या है? बोला देखो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट को छोड़कर दूसरा ऑर्बिट में जाने का कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन फिर भी वो जा नहीं पाएगा, और गलती से अगर गया जो ज़्यादा देर तक वहाँ टिक नहीं पाएगा। तो बोला गया क्यों? बोला हर सेल का अपना एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। टिकने का डिस्ट्रॉय खुद हो जाएगा, लाख जूता खा के वापस आ जाएगा। अब देखो ये वर्ड नहीं बोल सकते कि डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय अगर हो गया तो फिर तो एटम खत्म। डिस्ट्रॉय हो गया तो एटम खत्म हो जाएगा। अगर एटम खत्म हो गया तो हम लोग जो भी थ्योरी पढ़ रहे थे फिर सब बेकार हो जाएगा। इसलिए वो बोले कि तो वो ख़त्म नहीं होगा, जाएगा। हाई एनर्जी लेवल की वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगा, इधर उधर टकराएगा, और वापस से फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस वो लौट जाएगा। काहे भाई? तो हर सेल का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। जैसे जैसे सेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। उसको वो सिंपल भाषा में समझाएं कि बोले कि देखो पहला सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसके पास ज़्यादा पावर है, तभी ना 8 इलेक्ट्रॉन को रख पा रहा है। पहला वाला सेल के पास कम पावर, इसलिए बेचारा वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख पा रहा है। सीधे बहुत सिंपल भाषा में वो समझा दिए। तब जाके नील बोहर का जो थ्योरी को वर्ल्ड वाइड फुल्ली एक्सेप्ट किया गया, और उन्हीं के थ्योरी को हम लोग मॉडर्न साइंस में यूज करते हैं, ठीक है। लो यहाँ तक तो